हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए मॉक टेस्ट में। यह मॉक टेस्ट नंबर 9 है। इसमें कुल 130 प्रश्न हैं और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बनाम लड़ के अनुसार बालक शिव शंभु शर्मा का स्वप्न कैसा था? ए सुखमय, बी बुलबुलमय, सी चिड़ियामय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुलबुलमय था। बनाम लड़कर्जन के अनुसार बालक शिव शंभु शर्मा का स्वप्न कैसा था? बुलबुलमय था। उसके स्वप्न में बुलबुले की कमी नहीं थी। स्वप्न में खेलने का जो मैदान था वो भी बुलबुलिस्तान बन गया था। एक सुंदर बाग भी था, वहीं से सभी बुलबुले उड़कर आ रहे थे। सोने के पेड़, सोने के फूल, सोने की बुलबुल बैठी गाती है और उड़ती फिरती रहती है। तो उस बालक शिव शंभु शर्मा का स्वप्न कैसा था? बुलबुलमय था, यानी कि बुलबुलों से भरी थी। सामाजिक जीवन में डैश की बराबर जरूरत पड़ती है? ए दुख, बी भय, सी घृणा, डी क्रोध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि कोई मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों को चिर निवृत्ति की उपाय ना कर सके तो मनुष्य नहीं सह सकता। तो मनुष्य को, यानी कि मनुष्य को सामाजिक जीवन में क्रोध की जो है वो ज़रूरत बराबर पड़ती रहती है, क्योंकि क्रोध कर लेने से क्या होता है? चिर निवृत्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, आर्यतर जातियों के उपास्य कौन थे? कुबेर थे, वरुण थे, वज्रपाणी, यक्षपाती थे, ये सभी। तो आर्यतर जातियों के उपास्य कौन थे? कुबेर भी थे, वरुण भी थे और वज्रपाणी यक्षपाती भी थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भोलाराम किस शहर में रहता था? ऑप्शन नंबर ए काशी, बी बनारस, सी जबलपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। जब नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर जाकर देख कर आता हूँ, तो चित्रगुप्त जो है वो रजिस्टर देखते हैं और कहते हैं कि नाम भोलाराम है और शहर क्या है? जबलपुर और मोहल्ला धमापुर। नाली के किनारे एक 1.5 कमरे टूटी फूटी मकान में अपने परिवार सहित कौन रहता था? भोलाराम रहता था। भोलाराम की एक पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 लड़के, 1 लड़की। अगला प्रश्न है, मुन्नी किस नदी में कूद गई? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गंगा में कूद गई। जब अमर की भेंट मुन्नी से हरिद्वार के उस पहाड़ी गांव में होती है, तो मुन्नी जो है वो अपनी कहानी बताती हुई कहती है कि उसके पति और पुत्र उसे लेने के लिए आए थे, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई और गंगा में कूद गई। और गांव के गुदड़ चौधरी के बेटे सुमेर, कौन? सुमेर ने उसे बचाया और अपने घर लेकर आ गया। अगला प्रश्न है, वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी, बी बीजगुप्त, सी श्वेतांग, सी विशाल देव। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कुमारगिरी। कुमारगिरी ने जब विशाल देव को वासना के बारे में पूछा, तब विशाल देव ने वासना को इच्छाओं का दूसरा नाम कहा। कुमारगिरी जो थे वो विशाल देव को वासनाओं के बारे में पूछे, तो विशाल देव बताते हैं कि वासना जो है वो इच्छाओं का दूसरा नाम है। तब उत्तर सुनकर कुमारगिरी उसे वासना के बारे में बताते हुए
बोलते हैं कि वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। तो कुमारगिरी जो है वो विशाल देव को सर्वप्रथम तो वासना के बारे में पूछते हैं। तो विशाल देव जो है वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो वासना है वो इच्छाओं का दूसरा नाम है। किसका? इच्छा का दूसरा नाम है। तो जो कुमारगिरी है वो उसके उत्तर को सुनकर कहते हैं कि वासना पाप है, जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। अगला प्रश्न है, बंटी के अनुसार मम्मी किसके लिए स्वेटर बुन रही थी? बंटी, वकील चाचा, अजय, डॉक्टर जोशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जोशी के लिए बंटी की मम्मी जो है वो स्वेटर बुन रही थी। अगला प्रश्न है, माधव और गिस्सू बाजार में घूमते घूमते कहाँ चले गए? ऑप्शन नंबर ए, पाठशाला, बी, मेले, सी, मधुशाला, डी, इनमें से कोई नहीं, फिल्म देखने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मधुशाला। घिसू और माधव जो थे, माधव और घिसू दोनों एक दुकान से दूसरे दुकान से तीसरे दुकान, इस तरह घूमते रहे। तरह तरह के कपड़े देखे, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े देखे, मगर कुछ भी उन्हें पसंद नहीं आया और उन्हें देखते देखते बाजार में घूमते घूमते शाम हो गई। शाम का वक्त हो गया तो किसी देवी प्रेरणा से वे एक मधुशाला में जाकर पहुंच गए। अगला प्रश्न है, मुन्नी कहाँ से पैसे निकालकर हल्कू को देती है? ए, बक्सा से, बी, डिब्बा से, सी, आले से, डी, ग्लास से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आले से निकालकर पैसा देती है मुन्नी। जब हल्कू अपनी स्त्री मुन्नी को पैसे मांगती है तो उस समय मुन्नी क्या कर रही थी? मुन्नी जो है वो झाड़ू लगा रही थी। ठीक है, झाड़ू लगा रही थी। और कौन पैसा मांगने के लिए आया था हल्कू के पास? सहना आया था। जब सहना आता है तो हल्कू कहता है कि जाओ, जो रुपये हम रखे थे उसे लेकर आओ। और वो जो पैसे रखे थे, कितने पैसे थे? 3 रुपये थे। 3 रुपये थे। वो किसके लिए रखे थे? कंबल खरीदने के लिए। कंबल खरीदने के लिए रखे थे। अगला प्रश्न है, राजा मधुलिका को पुरस्कार स्वरूप क्या देते हैं? ऑप्शन नंबर ए, खेत, बी, राज्य, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य। मधुलिका को यानी कि वीर सिंह मित्र की कन्या एक बार फिर से कौशल का उपकार करती है। इसी कारण जो राजा थे वो पुरस्कार देना चाहते थे और वे अपनी नीच राज्य नहीं, खेती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जितने भी सारे नीच खेती हैं राजा के, वे मधुलिका को पुरस्कार के स्वरूप में देना चाहते थे। तो और एक बार जान लेते हैं, राजा मधुलिका को पुरस्कार के स्वरूप क्या देना चाहते थे? ऑप्शन नंबर ए, खेत देना चाहते थे। खुद की जितनी भी खेती थी वो मधुलिका को पुरस्कार के स्वरूप में देना चाहते थे। अगला प्रश्न है, मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, यह किसने कहा? चंपा ने, सुनंदा ने, मुन्नी ने, चित्रलेखा ने। तो सबसे पहले यह किस कहानी का कथन है? तो यह है आकाशदीप। आकाशदीप कहानी का कथन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंपा। चंपा ने बुद्धगुप्त से कहती है कि तुम स्वदेश लौट जाओ, तुम अपने स्वदेश लौट जाओ और वहाँ पर सुख भोगने के लिए तुम स्वदेश चले जाओ। किसको कहते हैं? बुद्धगुप्त को। बुद्धगुप्त को स्वदेश लौटने के लिए कहती है और चंपा कहती है कि मुझे यहाँ पर छोड़ दो, इस निरीह भोले भाले प्राणियों के सुख दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। कौन बोलती है? चंपा कहती है कि मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, यानी कि सभी भूमि जो है मेरे लिए मिट्टी है और सब जल तरल है
सब पवन शीतल है। मैं यहाँ पर रहूँ या वहाँ पर रहूँ, इसी कारण मैं इस द्वीप में रहकर इस निरीह भोले भाले लोगों की सहायता करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तुम जाओ अपना स्वदेश वहाँ पर सुख भोगने के लिए। दोस्तों, आपका सपोर्ट चाहिए, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बिना नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, जब रामू की बहू बिल्ली पर पाटा पटक दी तो मेहरी क्या छोड़कर आती है? ए पूजा, बी रसोई, सी झाड़ू, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, झाड़ू छोड़कर। मेहरी झाड़ू छोड़कर, रसोई छोड़कर कौन? मिस रानी जो थी वो रसोई छोड़कर आती है, और पूजा छोड़कर कौन आती है? सास। घटनास्थल पर सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। बगल वाले दुकानदार का नाम क्या था? बच्चन लाल, बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चन लाल बगल वाले दुकानदार। किसके बगल वाले दुकानदार? वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार कौन थे? बच्चन लाल। कालिंदी चरण जोर से पुकार कर क्या लाने को कहा? अचार, रोटी, दाल, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अचार। अगला प्रश्न है, गणेशी पैसेंजर आने से पहले क्या बनाता था? ऑप्शन नंबर ए, पूरियाँ, बी जलेबी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूरियाँ और जलेबी। गजाधर बाबू चाय नाश्ता का इंतज़ार करते हुए अपने घर में गणेशी की याद करते हैं कि सुबह पैसेंजर आने से पहले गरम गरम पूरियाँ जलेबी बनवाता था। गरम गरम पूरियाँ और जलेबी बनवाता था। गजाधर बाबू जब तैयार हो जाते थे तो जलेबी चाय रख देता था। कौन? गणेश जी। अगला प्रश्न है, चाणक्य राक्षस को क्या लालच देकर उसे मुद्रा ले लेता है? ऑप्शन नंबर ए, सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का, बी नंद को मारने का, सी सुवासिनी के साथ विवाह करने का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चाणक्य था वो चाणक्य राक्षस को क्या लालच देकर उसे मुद्रा ले लेता है? सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का, नंद को मारने का, सुवासिनी के साथ विवाह करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुवासिनी को कारागार से मुक्त कराने का लालच देकर राक्षस से मुद्रा ले लिया था। कौन? चाणक्य। मैं तो उन्हें जी भरकर घृणा करना चाहती हूँ और तुम्हें जी भरकर प्रेम। इस वाक्य में मनोरमा किससे प्रेम और किससे घृणा करना चाहती है? ऑप्शन नंबर ए, मनोज शंकर मुरारी लाल मनोज शंकर, माहिर अली मनोज शंकर, रजनीकांत मुरारी लाल। तो इसमें किससे प्रेम, सबसे पहले किसे प्रेम करना चाहती है? मनोज शंकर से। किसे घृणा? मुरारी लाल से घृणा करना चाहती है। अगला प्रश्न है, कालिदास की नई रचना के लिए मल्लिका ने क्या अपने हाथों से बनाकर सिए थे? कोरे पृष्ठ, ताड़पत्ते, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोरे पृष्ठ। अगला प्रश्न है, लाल मणि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए, माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक है, बी, चारों पैरों में खुरे के ऊपर सफ़ेद वलय है, सी, सब लालू के नाम से पुकारते थे, डी, काले रंग के कारण लाल मणि रखा गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है यह गलत है, बाकी तीन कथन जो है वो सही है। माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था, चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय था, और सब लालू के नाम से पुकारते थे। अगला प्रश्न है, लेखक की भेंट रजिया से किस शहर में हुई?
जबलपुर, आगरा, काशी, पटना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला प्रश्न है, नर्स ने किसको पूछा यह तुम्हारा मरीज है? अष्टावक्र की माँ से, कुल्फी वाले से, डॉक्टर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुल्फी वाले से नर्स ने पूछा कि यह तुम्हारा मरीज है। चीज वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो, यह किस निबंध का है? क्रोध, भोलाराम का जीप, बनाम लड़ कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बनाम लड़ कर्जन। यानी कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि नुमाइशी चीज़ों का जीवन तितलियों का सा होता है। यानी कि जो दिखाने की चीज़ होती है वो कुछ समय के लिए ही होता है, जैसे कि दिल्ली दरबार और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कुछ अमीरों के लिए एक दो बार देख आने की चीज़ है, उसके बाद उसका कोई भी काम नहीं है, ना ही उससे किसी प्रजा की दुख कम होगा और ना ही कुछ। उसी तरह दिल्ली दरबार भी कुछ समय के लिए ही रखा गया, उसके बाद वह फिर जिस तरह से उसे बनाया गया था उस तरह उसे फिर निकाल दिया गया। यानी कि चीज़ वह बननी चाहिए जिसका कुछ देर कायम हो। ऐसे कुछ जैसे कि लॉर्ड रिपन ने किसी मूर्ति नहीं बनवाया है, लेकिन लोगों के हृदय में अपना मूर्ति बनाया है जिससे कि लोग उन्हें याद रखेंगे। मूर्ति तो सभी लोग बनवाते हैं। भोलाराम के कुल कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। तो इसका सही उत्तर है 3 बच्चे। एक लड़की और 2 लड़के। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास में सलीम का विवाह किसके साथ हो जाता है? सुखदा, सकीना, सुनंदा, मुन्नी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्मभूमि उपन्यास में सलीम का विवाह किसके साथ हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सकीना के साथ हो जाता है। सकीना और सलीम विवाह बंधन में बंध जाते हैं और सभी लोग जो है जेल के छूटने के बाद हरिद्वार के पास के उसी पहाड़ी गांव में रहने का निश्चय किया जहां अमर के आंदोलन का आरंभ केंद्र था। यशोधरा, अगला प्रश्न है, यशोधरा और बीजगुप्त के विवाह की असत्य बात किसने चित्रलेखा को बताई? ए कुमारगिरी, बी विशाल देव, सी विशाल देव, बी श्वेतांग, डी रत्नांबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि किसने बीजगुप्त के विवाह की असत्य बात चित्रलेखा को बताती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुमारगिरी। कुमारगिरी जो है वो असत्यवाद बताकर चित्रलेखा को अपने साथ प्रेम करने के लिए विवश कर देता है। यानी कि जो कुमारगिरी है चित्रलेखा को झूठ बोल देता है। ठीक है, बीजगुप्त के कारण ही चित्रलेखा कुमारगिरी के जीवन में नहीं आ सकती थी। इसी कारण कुमारगिरी झूठ बोल देता है, जिसके कारण कि जो चित्रलेखा भी है जो अपना पुण्य पतन कर लेती है। कुमारगिरी के साथ आलिंगन में बंद कर दोनों अपना पुण्य पतन कर लेते हैं। कौन? चित्रलेखा और कुमारगिरी। अगला प्रश्न है, माधव की पत्नी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए बुधिया, सी सुनंदा, बी मुन्नी, डी नैना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बुधिया। माधव की पत्नी कौन थी? बुधिया, जो कि प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी और दोनों बाप बेटे बाहर अलाप के सामने आलू भूनकर खा रहे थे। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि तुम्हें दिलवा दूंगा, यह किसने किसको कही? मंत्री ने मधुलिका से, अरुण ने मधुलिका से, राजा ने मधुलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुण ने मधुलिका से।
अगला प्रश्न है, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, यह किसने कही? ऑप्शन नंबर ए बड़दादा ने, बी बांस ने, सी बबुल ने, डी शीशम ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बांस। बांस कहता है कि मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। जो बांस है हवा चलने पर खड़खड़ सनसन करने लगता है। उसने अपनी जगह से सीटी सी आवाज़ देकर कहा कि मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। इस बात पर बड़दादा ने कहा कि तुम तीखा बोलते हो। किसको? बांस से किसने कहा कि तुम तीखा बोलते हो? बड़दादा ने। जब बांस कहता है कि मुझे बताओ मैं क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, तो बड़दादा कहते हैं कि तुम तीखा बोलते हो। अगला प्रश्न है, कौन धरती के सारे गर्त को जानता था? ए घास, सी बी शेर, सी सांप, डी शीशम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सांप। किसने कहा कि बिल्ली उठकर भाग गई? मिस रानी, महरी, रामू की बहू, छन्नू की दादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी महरी। तो महरी जो थी वो हाँफती हुई आती है और बताती है कि बिल्ली जो है वो उठकर भाग गई है। कौन गर्मी से परेशान था? सैयद अली, रामचरण, दीनानाथ हलवाई, चंदर। तो इसका सही उत्तर है चंदर। कौन गर्मी से परेशान था? चंदर। गजाधर बाबू कौन से दिन अपने घर पहुँचे? सोमवार को, बुधवार को, इतवार को, शुक्रवार को। तो इसका सही उत्तर है इतवार को। जब इतवार को गजाधर बाबू घर पहुँचते हैं तो अंदर मुस्कुराते हुए जाते हैं तो सब बच्चे जो हैं वो इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे होते हैं और उसी समय नरेंद्र जो है किसी नृत्य का नकल कर रहा था। कमर में हाथ रख के नृत्य का नकल कर रहा था और बसंती जो है वो हंस रही थी। अमर की बहू भी जो थी वो भी हंस रही थी। तन बदन का कोई भी होश नहीं था, वो भी हंसती जा रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही जो नरेंद्र था वो नकल कर रहा था, वो ठप से बैठ गया और चाय का प्याला मुंह से लगा दिया। और बासंती जो है वो भी अपनी हंसी को कंट्रोल करती हुई कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जो है वो हिल रही थी। और अमर की बहू भी जो है वो होश आया और अपने तन बदन को ढकने लगी। अगला प्रश्न है, अलका के हाथ से कौन बलाद मानचित्र छीनने का प्रयत्न करता है? ए यवन सैनिक, बी सिंहरण, सी राक्षस, डी पर्वतेश्वर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यवन सैनिक। जब सिंधु तट पर अलका सिंधु देश की कुमारी मालविका से मिलती है तो अलका के हाथ में एक मानचित्र था। किसके हाथ में? अलका के हाथ में एक मानचित्र था। तो उसे सहसा एक यवन सैनिक ने बलात् छीनने का प्रयत्न किया। किससे? अलका से मानचित्र छीनने का बलात् यानी कि जबरदस्ती प्रयत्न किसने किया? यवन सैनिक ने किया। तो उसी समय सिंहरण वहाँ पहुँचकर कौन पहुँच जाता है? सिंहरण वहाँ पर पहुँचकर उस यवन सैनिक को घायल करके भगा देता है। कौन पहुँचकर? सिंहरण पहुँचकर। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक में किसकी हत्या कर दी जाती है? मनोज शंकर, माहिर अली, रजनीकांत, भगवत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत की। और रजनीकांत के हाथों से चंद्रकला जो है वो अपने मांग से सिंदूर भरवा लेती है अस्पताल में जाकर। मल्लिका को कालिदास की रचनाएं कैसे मिली? ए उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से, बी अपने आप से, सी विलोम ने दिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से मल्लिका को कालिदास की जो रचनाएं मिली थी।
अगला प्रश्न है, गोरा को सुई खिलाने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए श्यामा, बी लेखिका, डी लेखिका की माँ, डी ग्वाला। तो इसका सही उत्तर क्या है? ग्वाला। अगला प्रश्न है, रजिया किस विधा में है? रजिया कहानी में है, संस्मरण में है, रेखा चित्र में है या उपन्यास में है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र। रजिया रेखा चित्र में है। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लास करेंगे। तो चलिए, अभी गद्य से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हो गया है। अभी पद्य से संबंधित है। बहुत दिनों के बाद कविता के अनुसार गांव की धूल किस वर्ण की थी? काला, चंदन, गेरू, सफ़ेद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी चंदन वर्णी। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, ये जो है बहुत दिनों के बाद कविता का पंक्ति है। तो बहुत दिनों के बाद कवि जी भर कर छू पाए। जी भर कर क्या कर पाए? छू पाए। किसको? गवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल, यानी कि चंदन के समान दिखने वाली जो धूल है उसको जो कवि बहुत दिनों के बाद वो भी जी भर कर छू पाए। बहुत दिनों के बाद आपकी मैंने जी भर छुपाया अपनी गवई पगडंडी की चंदनवर्णी धूल। चंदनवर्णी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अकाल में धूप कविता के अनुसार कवि को कहाँ धूप दिख जाती है? ऑप्शन नंबर ए सूखी नाली में, बी सूखी नाली में, शीशे के बिखरे टुकड़ों के बीच, सी खेत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सूखी नाली में, शीशे के बिखरे टुकड़ों के बीच जो है वो कवि को धूप मिल जाता है। कवि जो है वो धूप की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे परती पठार, कुओं में, गली चौराहों में, हर जगह पर धूप को खोजते हैं, ढूंढते हैं। धूप की तलाश में हर जगह छान डालते हैं लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। जब वो निराश होकर चले आते हैं तो अंत में उन्हें जब सारी बस्ती छान कर निराश होकर लौटते हैं। कैसे लौटते हैं? निराश होकर लौटते हैं और कुएं के पास, तो कुएं के पास जो सूखी नाली थी उसमें शीशे यानी कि कांच के बिखरे टुकड़ों के बीच में धूप दिख जाती है, एक हरी पत्ती दिख जाती है और कवि जो है उसको पहचान लेते हैं और जब घर जाकर अपने पिता को बताते हैं तो उनका जो चेहरा है वो दमक उठता है। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता के अनुसार कौन अपने सौंदर्य के लिए गर्व करती है? सरोवर, हिमगिरी, सरिता, व्योम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरिता। सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, यानी कि जो चुप चुप शब्द है वो हर जगह व्याप्त है, यानी कि हर जगह जो है वो गूंज रहा है। कहाँ? व्योम में, यानी कि आकाश में, जगती तल में, यानी कि धरातल में, सोती शांत सरोवर पर जो चुप चुप शब्द है वो कहाँ पर है? शांत सरोवर के वहाँ जो कमलिनी के समूह हैं वहाँ पर भी चुप चुप शब्द सुनाई दे रहा है और हिमगिरी के शिखर पर भी चुप चुप शब्द जो है वो सुनाई दे रहा है। वह तोड़ती पत्थर कविता के अनुसार मजदूरनी कवि की ओर एक बार देखती है, फिर कहाँ देखती है? भवन, पेड़, हथौड़ा, पत्थर। तो उसके बाद सबसे पहले तो कवि की ओर एक बार देखती है, उसके बाद भवन की ओर देखती है। अगला प्रश्न है, कवि का मानस किसको देखकर चित्कार कर उठता है? ताजमहल को, मृत्यु को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ताजमहल को देखकर कवि का मन जो है वो चित्कार कर उठता है कि मानव ऐसी भी क्या जीवन
के प्रति विरक्ति है कि तुम्हारे यहाँ तो विषण यानी कि जो दुखी लोग जिनके पास सर ढकने के लिए छत तक नहीं है, लेकिन मृत्यु की अलौकिक पूजा करने के लिए उनके लिए ताजमहल बनाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा है, लोग नग्न घूम रहे हैं, यानी कि उनके पास तन ढकने के लिए, अपनी क्षुधा यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए खाना भी नहीं है, बहास विहीन है, यानी कि उनके पास घर भी नहीं है, लेकिन मृत्यु का कैसा अलौकिक अमर पूजन हो रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि कविता में कौन प्रहरी बनकर द्वार पर घूम रहा है? कोयल, जुगनू, लोग, जुगनू, चकोर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जुगनू। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना, सोई थी तो स्वप्न नीर में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। यानी कि कवि जो है वो रंगिणी को यानी कि चिड़िया को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुझे कैसे पता चला प्रथम रश्मि का आना, यानी कि जो सूरज की पहली किरण आते ही तू जो गाना गाती है, तुझे कैसे पता चलता है कि सूरज की पहली किरण आ गई है? तू तो सोई थी, यानी कि जो चिड़िया है, चिड़िया को कहते हैं कि तू तो सोई थी अपने स्वप्न में, अपने सुख के स्वप्न में सोई थी, अपने नीड़ में सोई थी। किसके सुख में? अपने पंखों के अपने पंखों के सुख में छिपकर तू तो सोई थी, तुझे कैसे पता चला सूरज की प्रथम किरण आ गई है, और तुझे गाना गाना किसने सिखलाया है? तू जब सोई थी तेरे द्वार पर ऊँग रहे थे कौन? प्रहरी के भांति घूम रहे थे कौन? जुगनू। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विजय को सच्ची विजय नहीं मानी गई है? धर्म के द्वारा विजय प्राप्त को सच्ची विजय नहीं मानी गई है, अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्राप्त विजय को, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्राप्त विजय को सच्ची विजय नहीं मानी गई है, यानी कि विजय केवल लोहे की नहीं, धरा पर रही धर्म पर रही, ऐसा कुछ एक लाइन था कि हमारे यहाँ जो है सच्ची विजय किसे मानी जाती है? जो कि धर्म द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो अस्त्र शस्त्रों द्वारा यानी कि अहिंसा के द्वारा जो विजय प्राप्त होती है उसे सच्ची विजय नहीं कहा गया है। इसमें जो कवि हैं वो अहिंसा के प्रति आस्था करते हुए कहते हैं कि भारत जो है वो अहिंसावादी है और शांति प्रिय देश है। अगला प्रश्न है, हिमाद्री तिंग सिंह कविता में किस पथ पर आगे बढ़ने को कहा गया है? सुंदर, कांटों से भरा, पुण्य पंथ से, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुण्य पंथ से आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। झांसी का वारिस बनकर कौन झांसी आया? राजा गंगाराव, शिवाजी, ब्रिटिश राज्य, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश राज्य। अगला प्रश्न है, सूप क्या करता है? अनाज के बीजों को रखता है, बी कूड़े को उड़ा देता है, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूप का क्या काम होता है? अनाज के बीजों को, जो सूप होता है इस प्रकार का होता है, सूप जो होता है वो बीजों के अनाज को रख देता है और जो कूड़े होते हैं उसे उड़ा देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कस्तूरी कहाँ पाया जाता है? वन में, मंदिर में, मृग के नाभि में, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मृग के नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। लेकिन जो मृग होता है वो क्या करता है? पूरे वन में छान डालता है कि कहाँ पर है जो कस्तूरी की सुगंध जो है वो कहाँ पर आ रही है, लेकिन वास्तव में वो सुगंध
अपनी खुद की मृग के नाभि से वो सुगंध आ रही होती है, लेकिन वो क्या करता है, सारे वन में छान डालता है। उसी प्रकार जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, भगवान की तलाश के लिए तीर्थ यात्रा करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, लेकिन कभी खुद के अंदर झांक कर नहीं देखता है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें घट घट में राम है, यानी कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर जो है भगवान का निवास है। अगला प्रश्न है, माया कैसी है, अच्छी, ठगने वाली, बहुत अच्छी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ठगने वाली। जो माया है वो अत्यंत ठगने वाली है। अपने हाथ में तीनों गुणों से युक्त फंदा लेकर डोलती है और उसकी वाणी जो है वो मधुर है, मीठी है। वो सभी के घर में माया विद्यमान है, जैसे कि केशव के घर में कमला के रूप में, शिव के घर में भवानी के रूप में, पंडा के घर में मूर्ति के रूप में, तीरथ में पानी के रूप में, ब्रह्मा के यहाँ ब्राह्मणी के घर में, गरीब के घर में कौड़ी के रूप में, तो अमीरों के घर में हीरा के रूप में माया विद्यमान है। बिहारी जी राधा जी की वंदना क्यों कर रहे हैं? एक कृष्ण के बाधाओं का हरण के लिए, भी अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए, सी संसार के लोगों के लिए, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बिहारी राधा की वंदना कर रही हैं और कह रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे श्यामु हरिद्युति होई। यानी कि हे राधा, मेरी सांसारिक बाधाएं जो है उनको हरण करो। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसको पाते ही अहंकारी अभिमानी हो जाता है? खाना, सोना, धतुरा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सोना को। मनुष्य जो है वो सोना को पाते ही अहंकारी अभिमानी हो जाता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाई, वही खाए जग बौराए, यही पाए ही बौराई। यानी कि सोना को मनुष्य पाते ही बौरा जाता है, अभिमानी हो जाता है। सर्प किसका त्याग करके विष को धारण कर लेता है? दाग, छोहरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि दाग छोहरा जैसे अमृत फल को छोड़कर जो सर्प होता है किसका धारण करता है? विष का धारण करता है। यानी कि ये सूरदास जी के पद का है, जो कि मनमाने की बात दाग छोहरा छाड़ी अमृत फल विषकारी विषकात। यानी कि सब अपने अपने मन की करते हैं, यानी कि जो जिसे अच्छा लगता है वही करता है। नहीं तो सर्प क्यों अमृत फल को छोड़ करके विष को धारण करता? उसके मन की बात है, उसे जो अच्छा लगता है वही वो धारण करता है। श्री कृष्ण को मथुरा में किसकी याद आ रही है? गाय, कुंजवन, ग्वालबाल, यमुना, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। श्री कृष्ण को मथुरा में गायों की, कुंजवन की, ग्वालबालों की, यमुना नदी के किनारे की सबकी याद आ रही है। वे अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद आ रही है। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजही की छाई। यानी कि हंस सुता का मतलब है यमुना नदी का वो किनारा, कुंजवन की छाल, गाय, कुंजवन और दूध दोहने वाले पात्र तक भी श्री कृष्ण जी मथुरा में नहीं भूल पा रहे हैं। ग्वाल बाल के साथ किस प्रकार से वे नाचते थे, किस प्रकार से खेलते थे, बाहों में बाहें डालकर, वे सब कुछ वे मथुरा में याद कर रहे हैं। गोपियाँ किसको निर्गुण ब्रह्म के माता पिता के बारे में पूछते हैं? उद्धव से, कृष्ण से, माता यशोदा से, बलराम से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उद्धव से। गोपियाँ जो हैं वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव से पूछते हैं कि कौन है तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के जनक, कौन है, जननी कौन है, कौन नारी है, यानी कि उनके पत्नी कौन है, दासी कौन है, जो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है वो किस रस में अभिलाषी, यानी कि उसे कौन सा रस पसंद है।
उसका वेश कैसा है, उसका रंग कैसा है, पूछते हैं। क्योंकि जो गोपियाँ जिनकी उपासना कर रहे थे वे उन्हीं के समान ही रहते हैं, उन्हीं के समान उनके साथ रहते थे। उनका सुंदर वर्ण भी था, वेश भी था, मनमोहक रूप भी था। इसी कारण वे निर्गुण ब्रह्म और अपने कृष्ण की तुलना करेंगे और उसके बाद जो उन्हें अच्छा लगा उनकी उपासना करने के लिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि बताओ तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म हैं उनके जनक कौन हैं, वे देखने में कैसे हैं, ताकि हम कृष्ण से उसका तुलना कर सकें। जुगनू कविता के अनुसार किसमें पृथ्वी और आकाश के बीच कुछ नहीं छोड़ा? किसने पृथ्वी और आकाश के बीच कुछ भी नहीं छोड़ा? ए प्रलय, बी दामिनी, सी जुगनू, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दामिनी ने। प्रभंजन में एक दामिनी ने नाक्या थोड़ा नाक्या फोड़ा, यानी कि जो तेज हवा के साथ गिरने वाली बिजली, दामिनी का अर्थ क्या है? बिजली। बिजली के बारे में बताया गया है कि बिजली ने चारों तरफ जो है वो तोड़ फोड़ मचा दी है, यानी कि पृथ्वी और आकाश के बीच कुछ भी पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा, यानी कि सब कुछ तोड़ मरोड़ दिया। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करने से नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पद की पहचान कविता के अनुसार किस प्रकार यात्रा सरल बनेगी? पद की पहचान जो कविता है उसके अनुसार किस प्रकार यात्रा सरल बनेगी? ऑप्शन नंबर ए, यात्रा ना करने पर, बी, यात्रा को सरल समझने पर, सी, यात्रा में घबराने पर, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यात्रा को सरल समझने पर ही हमारी यात्रा जो है वो सरल बन जाएगी। कवि कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन पथ पर बिना घबराए जिस पथ पर हम आगे बढ़ रहे हैं उसको अगर हम अच्छा समझेंगे, जिस पथ पर जा रहे हैं अगर उसे हम सरल समझेंगे, तभी यात्रा जो है वो सरल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, यशोधरा के नयन किसको निष्ठुर कहते हैं? अपनी सखी को, राहुल को, सिद्धार्थ को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अपने ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ को। अपने पति सिद्धार्थ को उनके नयन जो है वो निष्ठुर कहते हैं, क्योंकि वे बिना बताए चोरी चोरी चले गए। अगला प्रश्न क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र के नाम स्मरण करने से विशालकाय समुद्र किसमें समाहित हो जाता है? बकरी के खुर बराबर स्थान में, गाय के खुर बराबर स्थान में, कठोता में समाहित हो जाता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बकरी के खुर बराबर स्थान में जो है वो विशालकाय समुद्र जो है वो समाहित हो जाएगा। तो यह केवट प्रसंग का प्रश्न था। थोड़ा सा बता देती हूँ कि अजामिल जैसे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र ने किनको इन भवसागर से पार कराया है, किस राक्षस को? तो अजामिल जैसे करोड़ों दुष्टों को संसार रूपी भवसागर से प्रभु श्री रामचंद्र ने पार कराया है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम स्मरण मात्र से जो पर्वत है वो शीलाकण के समान प्रतीत होता है। जो विशालकाय पर्वत होता है वो शीलाकण के समान प्रतीत होता है, और उनके स्मरण मात्र से विशालकाय समुद्र किसमें समाहित हो जाता है? बकरी के खुर, यानी कि खुर मतलब जो बकरी का पैर होता है, तो बकरी का पैर का जो निशान होगा उसी बराबर स्थान पर विशालकाय समुद्र जो है वो उसी में ही समाहित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सम्राट घर घर घूमकर क्या दिखलाते हैं? ए, अपनी संपत्ति, बी, पोशाक, सी, दया, डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दया। भारत के जो सम्राट होते हैं वो अपने वैभव छोड़कर वे क्या करते हैं? घर घर घूमकर
दया दिखलाते हैं, जैसे कि सम्राट अशोक। भरत के दयनीय दशा को देखकर महिलाएं पछताती हुई क्या कहती हैं? एक कैकेयी का दोष भी नहीं है, विधाता ने सब किया है जो हमारे अनुकूल है। भरत कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है। डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। भरत जी को मार्ग में पैदल चलते हुए देखकर जो स्त्रियां परस्पर बात करती हुई कहती हैं कि कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, जो भी किया है विधाता ने किया है, जो कि हमारे अनुकूल है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, नहीं तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी, माता सीता, शत्रुघ्न, भरत जी को देखने का हमारा कहाँ सौभाग्य था। भरत कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं हैं, और वे ये भी कहते हैं कि भरत जैसा युग पुत्र है माता कैकेयी के लिए योग्य नहीं है, यानी कि माता कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग में किसने युद्ध अनग है कहा है? अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, पितामह ने, कृष्ण ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कृष्ण। कृष्ण ने गीता में कहा है कि युद्ध अनग है, यानी कि युद्ध में बहुत सारे लोग वीर गति को भी प्राप्त कर जाएंगे और कुछ लोगों की विजय होगी। अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता के अनुसार कवि का अनुराग कब बढ़ जाता है? दिवा समय में, उषा काल में, अर्धरात्रि की निश्चलता में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अर्धरात्रि की निश्चलता में कवि का जो अनुराग है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, भरत जी को देखकर लोग आश्चर्य हो रहे हैं, मानो मरुभूमि में क्या उगाया हो? कल्प वृक्ष, बबुल वृक्ष, घास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कल्प वृक्ष। भरत जी को देखकर लोग आश्चर्य हो रहे हैं, मानो जैसे कि मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो, और यह आश्चर्य की बात जो है केवल एक ही गांव में नहीं है, हर जगह पर आश्चर्य हो रहे हैं उन्हें देखकर। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के हाथ में क्या था? हथौड़ा, लोहा, भारी हथौड़ा, लकड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भारी हथौड़ा, जिससे कि वह बार बार प्रहार करके पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। जब पत्थर तोड़ रही थी तो कवि जो है वो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को किस पथ पर देखते हैं? इलाहाबाद के पथ पर देखते हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र के सिर पर क्या था? तिलक, मणि, पत्थर, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मणि। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि कविता में कवि किसे संबोधन करते हैं? फूलों से, छोटी चिड़िया को, परियों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छोटी चिड़ियों को। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, रंगिणी यानी कि रंगीन पंखों वाली। तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। बाल विहंगनी यानी कि छोटी चिड़िया को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तुझे कैसे पता चला कि सूर्य की पहली किरण आ गई है, और तू जो अभी गाना गा रही है वो गाना कहाँ से सीखी, किसने तुझे सिखाया? तू तो अपने नीड़ में स्वप्नों के सुख में अपने पंखों के सुख में अपने पंखों के सुख में छिपकर सोई हुई थी। तुझे कैसे पता चला कि सूरज की जो पहली किरण है वो आ गई है? भारत से चीन को क्या मिली? दया का दान, संपत्ति, धर्म की दृष्टि, ये सभी। तो भारत से चीन को क्या मिली? धर्म की दृष्टि। और यवन को क्या मिला? दया का दान मिला। अगला प्रश्न है, रानी जब वीर गति प्राप्त की उस समय उम्र कितनी थी? 22, 23, 24, 25। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 23 की थी। तो यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं कि रानी जब वीर गति को प्राप्त करती है तो उनकी उम्र कितनी थी? 23। पेड़ों को छोड़कर क्या चले गए हैं? पक्षी, चींटियां, मवेशी, ये सभी। तो पेड़ों को छोड़कर कौन चले गए हैं? पक्षी।
अभी व्याकरण के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो हम कर रहे थे ये हिंदी पद्य से संबंधित प्रश्न थे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पहला प्रश्न है व्याकरण में, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? घोष ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अल्पप्राण ध्वनियाँ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, और जिनमें कंपन हो उसे क्या कहते हैं? घोष। अघोष ध्वनियाँ कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण देखिए, क, ख, ग, घ, म, च, छ, ज, झ, न्य। तो ये जो है ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है। तो पहला दूसरा जो क्या है? अघोष है। बाकी तीन क्या है? घोष। घोष यानी कि सघोष। अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कानन, अकेला, देवदारू, हरियाली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कानन। और भी क्या क्या है? अटवी, अरण्य के और भी पर्यायवाची हैं अटवी, विपिन, विपिन, जंगल, वन, कानन। ये सब क्या है? अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देवदारू किसका है? अमर काष्ठ यानी कि इंद्रदाग का है। हरियाली किसका है? हरेला का। हरेला का पर्यायवाची क्या है? हरियाली। अकेला का क्या है? एकमात्र, एकाकी। एकाकी, एकमात्र, ये सब क्या है? अकेला का पर्यायवाची। आगे है विग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? संधि, आग्रह, अविग्रह, ग्रहण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? रेखांकित यानी कि जयचंदों पर रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित शब्द किस प्रकार का संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक। तो जहाँ पर भी नाम आता है वो तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जयचंद है वो जातिवाचक के रूप में व्यवहृत हुआ है। यहाँ पर जयचंद मतलब कोई एक नहीं है। आज के युग में जयचंदों की यानी कि जयचंदों की कमी नहीं है। यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में व्यवहृत हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चंद्र, दूध, पानी, चाय। तो चाय जो है वो स्त्रीलिंग है। चाय जो क्या है? स्त्रीलिंग है। जितने भी सारे द्रव्य पदार्थों के नाम हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि दूध, पानी। दूध, पानी क्या है? द्रव्य पदार्थ है, जिसको नाप तोल सकते हैं उन्हें द्रव्य पदार्थ कहा जाता है। तो जितने भी सारे द्रव्य पदार्थ है वो पुल्लिंग है, और जितने भी सारे ग्रह है वो क्या है? वो भी पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? बहन, बहनें, बच्चा, बच्चे, नदी, नदियाँ, नेता, नेतागण। तो नदी, नदियाँ में छोटी ई होगी, बड़ी ई नहीं होगी। जब कभी भी इकारांत छोटी हो या बड़ी ई हो और स्त्रीलिंग शब्द हो, छोटी ई और बड़ी ई हो प्लस स्त्रीलिंग हो, तो छोटी ई और बड़ी ई की जगह पर इया बन जाता है। क्या बन जाता है? इया बन जाता है। जैसे कि नदी का नदियाँ। हिंदी में कितने कारक हैं? 7, 5, 8, 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 कारक हैं। क्या क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक,
संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। इस प्रकार ये कुल 8 कारक हैं हिंदी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? ए, सुनील अनिल को मारता है। बी, उस लड़के को बुलाओ। सी, माँ ने बच्चे को खेलते देखा। डी, अंकित ममता से छोटा है। तो से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगा? से जो विभक्ति चिन्ह है वो अपादान कारक में होता है। से विभक्ति चिन्ह कहाँ पर होता है? अपादान कारक में। और तुलना के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। बाकी जो 3 हैं वो क्या है? कर्म कारक में है, लेकिन अंतिम वाला जो है वो अंकित ममता से छोटा है। यह क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि अंकित से ममता की तुलना की गई है और से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। वह नेता विधायक है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? वह के अंदर वह के नीचे रेखांकित किया गया है, तो वह कैसा विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए, वह जो है वो कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है। संज्ञा के लिए किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है। उन्हें क्या कहा जाता है? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि यह, वह, जो, कौन, क्या, ये सब क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अकर्मक क्रिया। और कार्य का फल कर्म पर पड़ता है तो कर्ता पर पड़ने पर क्या होता है? अकर्मक, और कर्म पर पड़ने पर क्या होता है? सकर्मक। जिन क्रियाओं के कार्यों का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक, और जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुर नैनीताल से लौटा है। वाक्य में भूतकाल के किस भेद में है? पुण्य भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंकुर नैनीताल से लौटा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आसन्न भूत। यानी कि जो काम है अभी अभी समाप्त हुआ है। खुशहाल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? खुश, हाल, खुशहाल, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। इसे आदि प्रत्यय भी कहा जाता है उपसर्ग को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खुश। अगला प्रश्न है, पियक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय यानी कि जो अंतिम में लगता है। तो अंतिम वाले हिस्से को देखना है। प्रत्यय कहने पर अंतिम हिस्से और उपसर्ग कहने पर पहले हिस्से पर देखना होता है। तो इसमें कौन सा है? पी, अक्कड़, द, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़। अगला प्रश्न है, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, सदा प्लस चार, सदा प्लस आचार। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस आचार, सदाचार। हथकड़ी शब्द में कौन सा समास है? कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। जो हथकड़ी है वो तत्पुरुष में है, लेकिन तत्पुरुष के किस भेद में है? तो इसको विग्रह करने पर पता चल जाएगा कि
किस भेद में? हथकड़ी को विग्रह करने पर क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, बतलाया जाए, वो उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में करण कारक है? नम्रता से बात करो, उमेश को पुस्तक दो, यह उमेश की कलम है, पुस्तक मेज पर है। नम्रता से बात करो, इस वाक्य में किस वाक्य में जो है वो करण कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए, नम्रता से बात करो, इसमें क्या है? करण कारक है। और उमेश को पुस्तक दो, उमेश को पुस्तक दो क्या है? को विभक्ति चिन्ह लगा है, तो ये क्या होगा? संप्रदान कारक। यह उमेश की कलम है, की तो क्या होगा? संबंध कारक। और पुस्तक मेज पर है, तो क्या होगा? स्थान होने पर क्या होता है? अधिकरण कारक। संयुक्त वाक्य को छांटिए। ए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। बी, वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? संयुक्त वाक्य कौन से हैं? ये जो सभी हैं संयुक्त वाक्य हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। रमेश सुरेश से छोटा नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक, विधानवाचक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? तो जहाँ पर भी ना, नहीं, मत ये सब का प्रयोग किया गया हो वो निषेधवाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अभिव्यक्ति कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना, प्रसन्नता प्रकट करना, मजाक करना, नृत्य करना। नृत्य की एक मुद्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इनकार करना। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना। अगला प्रश्न है, श्रवण किन वर्णों के संयोग से हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स प्लस र क्या होगा? स्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अंतिम, अतिथि, परिचय, क्षत्रिय। तो अंतिम का जो है वो ऐसा नहीं होगा। अंतिम यह शुद्ध है। अतिथि में अतिथि यह शुद्ध रूप है। परिचय में परिचय यह शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा जो है वो शुद्ध है? ये। बाकी जो 3 थे वो अशुद्ध थे, जिसको मैंने शुद्ध तरीके से लिख दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देह का पर्यायवाची है? कृपाण, रसना, भुजंग, कलेवर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलेवर जो है वो देह का पर्यायवाची है। भुजंग किसका है? सर्प का है। रसना किसका है? और कृपाण किसका है? इस दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कृपाण का पर्यायवाची कौन सा है और रसना का पर्यायवाची क्या है। संज्ञा किसे कहते हैं? ए, स्थान के नाम को,
बी प्राणी के नाम को, सी वस्तु के नाम को, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। स्थान के नाम को, प्राणी के नाम को, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मादा कोयल। कुछ ऐसे शब्द होते हैं उनको लिंग चेंज कराने के लिए मादा लगा देते हैं, जैसे कि कोयल, नर कोयल, मादा कोयल। अगला प्रश्न है मजदूरों को मजदूरी चाहिए, वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूरों को मजदूरी चाहिए, इसमें अपादान कारक है, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक है। चाहिए अर्थ में संप्रदान कारक होता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज कैसा शब्द है? विशेषण है, प्रविशेषण है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य में राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो तेज है वो क्या है? विशेषण है। और बहुत, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि बहुत क्या है? तो बहुत क्या है? प्रविशेषण है, यानी कि जो विशेषण कौन सी है? तेज। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार या ये तीनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ये तीनों। वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार और पुरुष के अनुसार जो है वो क्रिया का रूप बदलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध भूत में है? राम ने गाया होगा, राम पढ़ता होगा, राम दिल्ली से लौटा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि संदिग्ध भूत में कौन सा है? राम ने गाया होगा, राम पढ़ता होगा, राम ने दिल्ली से लौटा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी बहुत अच्छे से नए नए टॉपिक पर MCQ हो या व्याख्या हो लेकर आएंगे। प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे? प्रत प्लस अय, प्रत्यय प्लस य, प्रति प्लस अय। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रति प्लस अय प्रत्यय। अगला प्रश्न है आजीवन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, द्विगु समास है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अव्ययीभाव समास, यानी कि जिसके पहले अव्यय हो या उपसर्ग हो तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न है जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सरल वाक्य, जिसमें कि केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ना सावन सुखे ना भादो हरे कहावत का अर्थ क्या है? सदैव एक सी मानसिक स्थिति होना, सदैव सुखी रहना, सदैव प्रसन्न रहना, सुख दुख का भेद ना जानना। ऑप्शन नंबर ए सदैव एक सी मानसिक स्थिति में होना। अभी गद्यपाठ पद्यपाठ विधि से जो प्रश्न हैं और उसका उत्तर करेंगे। तो इससे पहले आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोगों को वीडियो मिल जाए। अगला प्रश्न है पाठ्य योजना के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, ब्लूम, हर्बर्ट जन फ्रेडरिक, जन डीवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट जन फ्रेडरिक।
परीक्षण एवं मूल्यांकन किस सोपान में किया जाता है? प्रयोग, पुनरावृत्ति, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन। तो परीक्षण और मूल्यांकन किस में किया जाता है? पुनरावृत्ति में किया जाता है। प्रयोग में क्या किया जाता है? गृह कार्य दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान पाठ के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन नंबर ए व्याकरण पाठ, बी गद्य पाठ, सी अनुवाद, डी नाटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाठ ज्ञान पाठ के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है बोला है? तो व्याकरण पाठ तो इसके अंतर्गत आता है, ज्ञान पाठ के अंतर्गत गद्य पाठ भी आता है, अनुवाद भी आता है, और नाटक जो है यह सौंदर्य पाठ के अंतर्गत आता है। किसके? सौंदर्य पाठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नाटक। नाटक जो है वो सौंदर्य पाठ के अंतर्गत आता है और बाकी 3 ज्ञान पाठ के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बालक को सीखने में आनंद आता है कैसे? पढ़ने पर, लिखने पर, क्रिया के द्वारा सीखने पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिया द्वारा सीखने पर बालक को सीखने में आनंद मिलता है। वाचन का सही क्रम क्या है? आदर्श वाचन के बाद अनुवाचन, अनुवाचन के बाद आदर्श वाचन, ए और बी दोनों सही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आदर्श वाचन के बाद ही अनुवाचन किया जाता है। यानी कि जो अध्यापक होता है वो पहले आदर्श वाचन करता है सुर लय ताल के साथ, अशुद्धि के साथ, उसके बाद जो बच्चे हैं उसका अनुवाचन यानी कि अनुकरण वाचन करते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ समझने के लिए अध्यापक किस तरह स्पष्ट करता है? युक्तियों द्वारा, चित्रों द्वारा, वस्तुओं द्वारा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कठिन शब्दों के अर्थ समझाने के लिए अध्यापक विभिन्न युक्तियों द्वारा, चित्रों के द्वारा और वस्तुओं के माध्यम से उस कठिन शब्दों के अर्थ को समझाने का प्रयत्न समझाता है बच्चों को। मौन वाचन के क्या लाभ हो सकते हैं? ज्ञान की बुद्धि, अर्थ ग्रहण की कौशल के विकास, स्वाध्याय रुचि की जागृति में सहायक, या डी ये सभी। तो मौन वाचन के क्या लाभ हैं? ज्ञान की वृद्धि, यह सही है। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास, यह भी सही है। अगर हम मौन रूप से पढ़ते हैं तो किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। स्वाध्याय की रुचि जागृत करने में सहायक, तो यह भी जो है मौन वाचन के लाभ हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का गुण नहीं है। कौन सा जो है वो स्वस्वर यानी कि जोर जोर से जो पढ़ते हैं उसका गुण नहीं है। स्पष्ट उच्चारण, यह तो गुण है। उचित लय और गति का प्रयोग, यह भी है उसका गुण। उचित ध्वनि निर्गम यानी कि जोर जोर से बोलने पर जो ध्वनि निर्गम होती है वो उचित रूप से निर्गम हो पाए। क्षिप्रता यानी कि जल्दी जल्दी, यह जो है सस्वर वाचन का गुण नहीं है। क्षिप्रता का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के कितने सोपान हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4। आगमन विधि के कितने हैं? 4 हैं। क्या क्या? पहले उदाहरण प्रस्ताव। आगमन विधि का मतलब क्या है? निगमन में पहले नियम, उसके बाद उदाहरण, और आगमन में पहले उदाहरण उसके बाद नियम। तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद निरीक्षण किया जाता है, उसके बाद नियम निर्धारण, उसके बाद ही परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है? वाचन, लेखन, श्रवण, ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा है जो ग्रहणात्मक है? तो लेखन और श्रवण, ये क्या है? ग्रहणात्मक कौशल है। अगला प्रश्न है, भाषा के लेखन कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है? भाषा के लेखन कौशल, लिखने का जो कौशल होता है उसको कैसे विकसित कर सकते हैं? अनुच्छेद लेखन से,
श्रित लेखन से, निर्देशन देने से, डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अनुच्छेद लिखने से, कहने से पर भी लेखन कौशल का विकास होगा। और श्रित लेख यानी कि अध्यापक जो है एक पैराग्राफ बोलते जाएगा और जो स्टूडेंट होगा, जो छात्र होगा, उसे सुनते हुए लिखेगा, तो उसे श्रुत लेख कहते हैं। तो इस प्रकार लेखन कौशल का विकास हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण कैसे हो सकता है? पढ़ाकर, व्याख्या द्वारा, बारंबार अभ्यास द्वारा, प्रश्न पूछे जाने पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बारंबार अभ्यास द्वारा व्याकरण पाठ का दृढ़ीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ का सारांश किसमें बताया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में, बी, उद्देश्य कथन में, सी, अनुवाचन में, डी, पुनरावृत्ति में। तो पाठ का सारांश किसमें कहा जाता है? पुनरावृत्ति में। पुनरावृत्ति में क्या किया जाता है? पाठ का सारांश कहा जाता है और परीक्षण और मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्तावना में क्या किया जाता है? पूर्व ज्ञानात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का मतलब क्या है? सही प्रश्न पूछना, वर्तनी ज्ञान वृद्धि करना, पाठ बनाने के लिए प्रस्तुत करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुति करना। आगमन विधि के कितने सोपान हैं? 4, 5, 7, 6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4। यह क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। तो आगमन विधि के कितने हैं? कुल 4 हैं। तो इस प्रकार से जो है वो गद्य पाठ, पद्य पाठ विधि से जितने भी सारे प्रश्न हैं वो खत्म हो चुका है। तो अब हम अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश और अनुवाद से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले अगर हम अपठित गद्यांश आता है तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। कवि किस मंदिर की बात कर रहा है? शिव मंदिर, शक्ति मंदिर, राम सीता मंदिर, भारत माता। अगला प्रश्न है, जाति धर्म संप्रदाय का भेद कहाँ नहीं होता? भारत माता मंदिर में, हनुमान मंदिर में, शिव मंदिर में, बौद्ध मंदिर में। अगला प्रश्न है, सबको आदर सम्मान कहाँ होता है? सबको आदर सम्मान भारत देश में, ईरान में, चीन में, पाकिस्तान में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। भारत माता का मंदिर यह समता को संवाद जहाँ। किसका मंदिर है? भारत माता का मंदिर है। प्रश्न में है, सबका शिव कल्याण यहाँ पाए सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। तो कहाँ पर जाति धर्म का व्यवधान नहीं है? भारत माता के मंदिर में। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। यह भी है कि सबका स्वागत यहाँ होता है, सबका आदर सत्कार किया जाता है और सबका सम्मान किया जाता है भारत माता के मंदिर में। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का गान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। सबका शिव कल्याण है यहाँ है, पाए सभी प्रसाद यहाँ। तो कवि किस मंदिर की बात कर रहे हैं? शिव मंदिर, शक्ति मंदिर, राम सीता मंदिर, भारत माता मंदिर। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत माता मंदिर। अगला प्रश्न है, जाति धर्म संप्रदाय का भेद कहाँ नहीं है? भारत माता के मंदिर में नहीं है। सबको आदर सम्मान कहाँ होता है? भारत देश में, ईरान में, चीन में, पाकिस्तान में। तो इसका भी सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में।
अभी अपठित गद्यांश है, तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? दुर्गुणों को, अनेक प्रकार की समस्याओं को, दुर्भावनाओं को, अनेक प्रकार की विपदाओं को। विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते? राजनीतिक अक्षमता के कारण, समस्याओं के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दिया है? रोटी कपड़े की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, निरक्षरता की समस्या, दहेज की समस्या। तो बढ़ती जनसंख्या इनमें से किस समस्या को जन्म नहीं दी है? तो चलिए अब पढ़ते हैं अपठित गद्यांश को। बढ़ती जनसंख्या ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। तो यह एक प्रश्न में आया है। रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादों में कमी आदि है। इसमें भी प्रश्न है, हम जितना अधिक उन्नति करते हैं या विकास करते हैं, जनसंख्या के अनुपात में कहीं अधिक बढ़ जाती है। बढ़ती जनसंख्या के समक्ष सभी सरकारी प्रयास असफल दिखाई देते हैं। कृषि उत्पादन और औद्योगिक विकास बढ़ती जनसंख्या सामने नगण्य सिद्ध हो रहे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की अति आवश्यकता है। इसके बिना विकास के लिए किए गए सभी प्रयत्न अधूरे रह जाएंगे। तो बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? अनेक प्रकार के समस्याओं को। अगला प्रश्न है, विकास कार्य क्यों नहीं दिखाई देते? राजनीतिक अक्षमता के कारण, समस्याओं के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आई भी, जनसंख्या वृद्धि के कारण। बढ़ती जनसंख्या ने इनमें से किन समस्या को जन्म नहीं दिया है? रोटी कपड़े की समस्या को तो जन्म दिया है, बेरोजगारी को भी दिया है, निरक्षरता को भी दिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? दहेज समस्या को जन्म नहीं दिया है। अभी है अनुवाद। मु तांको अनुरोध कली, इसमें से कौन सा है जो इसका सही अनुवाद होगा? मैं उनसे अनुरोध किया, मैं उनको अनुरोध किया, मैंने उनसे अनुरोध किया, डी मैंने उनको अनुरोध की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मैंने उनसे अनुरोध किया। मुतांको अनुरोध कली, मैंने उनसे अनुरोध किया। अगला प्रश्न क्या है? सहर बहुत लोग रहती, शहर में बहुत लोग रहते हैं, शहर से बहुत लोग रहते हैं, शहर में बहुत लोग रहते हैं, शहर पर बहुत लोग रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शहर में बहुत लोग रहते हैं। क्योंकि शहर में कोई एक नहीं रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ बहुवचन होगा, तो है नहीं होगा, है होगा। इस बात पर पता चला, ये एक से पता चल जाएगा कि कौन सा सही है या गलत है। अगला प्रश्न है, सबुआड़े जलसेचन सुविधा नहीं, सर्वत्र सिंचाई का सुविधा नहीं है, सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है, सर्वत्र सिंचाई का सुविधा नहीं है, सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो इसका सबुआड़े जलसेचन सुविधा नहीं, सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वत्र सिंचाई की सुविधा नहीं है। प्रतिदिन सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुए। रोज सूरज पूर्व में उगती है, रोज सूरज पूर्व में उगता है, रोज सूरज ने पूर्व में उगती है, रोज सूरज ने पूर्व में उगता है। तो ये जो नए वाला दो सेंटेंस है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले दो को देखते हैं। रोज सूरज पूर्व में उगती है, रोज सूरज पूर्व में उगता है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो सूरज है रोज उगता है या रोज उगती है। दोनों में से कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगला प्रश्न है ओडिशार उन्नति पाई आमे चेष्टा करिबा उचित। यह अंतिम प्रश्न है ओडिशार उन्नति पाई आमे चेष्टा करिबा उचित। ओडिशा का उन्नति के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। अगला है ओडिशा की उन्नति के लिए हमको कोशिश करना चाहिए। अगला है ओडिशा का उन्नति के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ओडिशा की उन्नति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ओडिशा की उन्नति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओडिशा की उन्नति के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये क्यों नहीं होगा? ओडिशा का उन्नति ओडिशा का हुआ है इसलिए यह नहीं होगा। और उसके बाद उसका आगे जो है ओडिशा की उन्नति के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए होगा। ओडिशा का उन्नति भी नहीं होगा। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।